हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं गाला सोशल साइंस पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने गाला के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन, सोशल साइंस के पेपर नंबर 4 तक के सॉल्यूशन एंड मार्वल का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के फर्स्ट में पूछा है और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो प्रेजेंट है वो होता है अजमेर में, तो हम टिक करेंगे हमारा आंसर यहाँ पे डी। सेकंड में हमें पूछा है जड़तर वर्क। जड़तर वर्क जो है वो फेमस होता है बीकानेर का, तो सेकंड का आंसर ए टिक करेंगे, फर्स्ट का आंसर हम डी टिक करेंगे। फिर है केओला देव नेशनल पार्क। ये जो केओला देव नेशनल पार्क है वो राजस्थान में सिचुएटेड है, तो हम टिक करेंगे ई। फिर माइका। माइका जो है वो इंडिया का जो रैंक है वो माइका में फर्स्ट आता है इन द प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन सी। और लास्ट में है हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो जिनेवा में है, तो हम वो टिक कर देंगे हमारा एफ। अब पूछा है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, राजा कृष्णदेव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज अ हिंदी एंड संस्कृत राइटर, ये एक्चुअल में फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पूछा है द कार्विंग ऑफ द मोटेरा सन टेम्पल इज डन इन द ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी फॉल्स है। ऑब्वियसली ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट का नहीं होगा। फिर एट्थ में पूछा है MPO लोगो इज गिवन टू मीट मटन एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम, ये भी ट्रू है। अब है इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विमेन रिजर्वेशन परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड टू 50%। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वीमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो इंक्रीज कर दिया है 50% तक, तो ये सही है। और लास्ट में है इंसर्जेंसी इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये फॉल्स है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉब्लम होती है। अब 11th में पूछा है इंडिया हैज स्प्रेड डैश टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो इंडिया ने जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म स्प्रेड किया है, तो हम वो रिलीजियस वाला वर्ड टिक कर देंगे। फिर पूछा है लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल दी फोर डायरेक्शन इज द मैसेज ऑफ, ये चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पर्टिकुलर मैसेज है वो ऋग्वेद में से लिया गया है, तो हम ऋग्वेद टिक कर देंगे यहाँ पे हमारा आंसर। फिर है कृष्णराज सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो कृष्णराज सागर जो है वो एक्चुअल में कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है प्रोजेक्ट, तो हम कावेरी टिक करेंगे। फिर सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो कि वो नर्मदा के ऊपर है। और लास्ट में पूछा है कि डैश इज एन ऑल वेदर पोर्ट ऑफ गुजरात, तो पोरबंदर को ऑल वेदर पोर्ट यानी कि हर मौसम में ये ओपन होता ही है। फिर है हमारे पास एमसीक्यू। क्वेश्चन 16 में पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं, तो वो रिलीजियस टॉलरेंस को शो करता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर पूछा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इन पंजाब कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टीवेटेड एरिया, आपको पता ही होना चाहिए कि पंजाब जो है वो फेमस है अपने एग्रीकल्चर के लिए, तो उनका इरिगेटेड एरिया भी ज्यादा ही होगा, तो हम टिक कर देंगे पंजाब। फिर है नागार्जुन सागर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता है, तो हम टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन ए। फिर है एनिमल हस्बेंड्री दैट इज कैटल रियरिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो कैट ये जो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, जो सब कुछ प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। और 20 में पूछा है विच इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे हम लिखेंगे लेबर, बिकॉज यही एक लिविंग फैक्टर होता है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर है। अब है 21 में आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, ड्यू टू विच रीजंस हैव द ईमेल ई कॉमर्स एंड द एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिकम फास्टर,
तो इंटरनेट की वजह से सारा जो ये सर्विस सिस्टम है वो फास्ट हो चुका है। 22 में पूछा है अ मर्चेंट फ्रॉम कोलकाता ऑर्डर्स ऑनियंस फ्रॉम कराची, विच टाइप ऑफ ट्रेड सिस्टम इज इट नोन एज। तो यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कोई पर्टिकुलर गुड्स ट्रैवल करते हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखो। फिर इसके बाद पूछा है ऑन व्हाट बेसिस द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन इन मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम में एक ही चीज को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज प्रॉफिट स्कोप। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ये सोचते हैं मार्केट सिस्टम के अंदर। और लास्ट में पूछा है इन विच इकोनॉमी इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कैपिटल एंड प्राइसिंग। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कैपिटलिस्ट सिस्टम कहो या तो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम कहो, उन सब के अंदर प्राइसिंग और मनी का ही सब खेल होता है। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 25 में पूछा है राइट अबाउट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड रेस, जिनको निषाद पीपल भी कहा जाता है, उनके बारे में हमें लिखना है। तो ये जो पीपल थे, ये जो ट्राइब थी, वो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। उनके फिजिकल फीचर्स आप लोगों को याद रखने उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक कलर की थी, ब्रॉड हेड था उनका, फ्लैट नोज और शॉर्ट इन हाइट। द आर्यन जो उनके बाद में आए थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलॉइड पीपल को निषाद कहना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी जो ओरिजिन्स है वो हमें कुछ ट्राइब्स के अंदर देखने को मिलती है। वो जो ट्राइब्स है उनको कहा जाता है कोल एंड मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू दी ऑस्ट्रेलॉइड्स। जैसे ऑस्ट्रेलॉइड्स दिखाई देते थे वैसे ही ये ट्राइब्स आज भी हमें दिखाई देती है। इन्होंने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। उन्होंने क्ले के यूटेंसिल्स बनाए थे, लोग कॉटन के क्लोथ पहनते थे और उनको बहुत सारी स्किल्स भी आती थी और वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस भी थे। 26 में पूछा है पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट एंड नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। हम जो है इंडियंस, उनको एनवायरमेंट और नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें पता ही है कि हम जो है वो फ्लावर्स, श्रब्स, प्लांट्स, उन सब की पूजा करते हैं। साथ साथ में एनिमल्स और बर्ड्स की भी पूजा करते हैं। खास करके अगर हम यहाँ पे ट्रीज की या प्लांट्स की बात करें तो हम बनियन और पीपल, ये दो ऐसे हैं, साथ साथ में बेसिल है, तुलसी है, उन सब की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं और उनको पसंद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंडियंस आर दी नेचर लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब पूछा है कि स्पिनिंग में क्या किया जाता है। तो स्पिनिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे यान बनाया जाता है फाइबर में से। यहाँ पे कॉटन का जो वूल है, कॉटन है या वूल है, जो भी है, उसको ड्रॉ किया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब आपने वो चरखा देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे थ्रेड बनाई जाती है, तो उसी को ही कहा जाता है स्पिनिंग प्रोसेस। ये जो फाइबर्स है वो यान में से बन के आते हैं। ये जो है स्पिनिंग वो हैंड से भी हो सकता है, टाकली से भी हो सकता है, और या तो चरखा का यूज करके भी हम करते हैं। आजकल तो स्पिनिंग के लिए भी मशीन्स अवेलेबल हैं, पहले हैंड स्पिनिंग होता था। अब पूछा है विच डिजाइन्स डिड आर्टिशंस मेक ऑन क्ले यूटेंसिल्स। क्ले के जो यूटेंसिल्स है उसके ऊपर आर्टिशंस कैसे डिजाइन बनाते थे। तो वो वहां पे एनिमल्स के डिजाइन बनाते थे, जैसे कि बुल एंड फिश, इसके अलावा बर्ड्स है, लीव्स है, और वेरियस टाइप की अदर डिजाइन्स क्ले के यूटेंसिल्स पे देखने को आज भी मिलती है। अब हमें चर्चेज ऑफ गोवा के बारे में पूछा गया है शॉर्ट नोट के फॉर्म में। क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, मतलब कि क्रिश्चियंस के धर्मगुरु आए थे इंडिया में विथ द पोर्टुगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो आपको पता है कि गोवा में जो है पोर्टुगीज लोगों का रूल हुआ करता था, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो पोर्टुगीज के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे
क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। तो गोवा जो है वो कैपिटल बन गया पोर्टुगीज का। उन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनाए गोवा के अंदर, जैसे कि चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा, ये उन्होंने बनाए। साथ साथ में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, उनकी जो रेलिसिस है वो कॉफिन के अंदर रखी गई है। उनकी डेड बॉडी जो है वो आज तक डीके नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत सारे चर्चेस भी गोवा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब पूछा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। तो उनका काम होता है अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करना, एक्सकावेट करना यानी कि चीजों को ढूंढना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना और मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, और अलग अलग साइट्स जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बनाई गई है या बनी थी, उन सब की देखभाल करना। बायो रिजर्व जोन से क्या होते हैं? तो बायो रिजर्व जोन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, अलग अलग लैंड फॉर्म्स, वाटरवेज जो है उनको प्रोटेक्ट किया गया है, while still allowing for reasonable public use। तो रीजनेबल अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे पब्लिक को अलाउ किया जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सच दैट कि वहां का जो लैंड फॉर्म है या वाटरवे या तो वाइल्ड लाइफ है वो कभी जो है डिस्ट्रॉय ना हो। अब इंडिया के कौन से स्टेट में मैंगनीज प्रोड्यूस होता है? तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये 4 मेन स्टेट्स है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और गोवा में भी मैंगनीज ओर मिलता है। कोल के क्या यूजेस है वो हमें नेक्स्ट पूछा है। तो कोल को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। कोल का यूज करके हम कोक, कोल गैस, टार ये सब चीजें बनाते हैं। साथ साथ में सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेटिक पेट्रोल ये भी कोल में से बनता है। और कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज में आता है। अब गुजरात में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है? तो वो अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर और भरूच, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सिचुएटेड है। अब पूछा है पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? तो अगेन अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वापी, वलसाड एंड वडोदरा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर का भी पूछ लिया और पेपर इंडस्ट्री का भी पूछ लिया, दोनों में से कोई एक या तो ऐसा ही कोई दूसरा पूछा जा सकता है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं जाते बोर्ड के अंदर। फिर है इंसर्जेंसी और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है? तो इंसर्जेंसी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और टेररिज्म जो है वहां पे वो लोग वायलेंस और थ्रेट यूज करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो सारी चीजें की जाती हैं। अब यहाँ पे वापिस से वही दिया है, टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे वो लोग खुश नहीं होते तो उनको निकालना चाहते हैं। यहाँ पे जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट ये टेररिज्म की मूवमेंट चल रही होती। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी। अब टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो 21st सेंचुरी में टेररिज्म हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम बन चुका है। टेररिज्म की वजह से ह्यूमन राइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड शेड हो जाता है, यानी कि खून खराबा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है चीजों का, कियोस होने लगता है, वायलेंस होने लगता है और अनरेस्ट हो जाता है पूरे कंट्री के अंदर। टेररिज्म का कोई कनेक्शन नहीं होता किसी भी रिलीजन और सेक्ट के साथ, लेकिन फिर भी जो टेररिज्म को लिंक किया जाता है किसी भी रिलीजन के साथ, एंड टेररिस्ट आर गेटिंग इंडल्ज इन कावर्डीज एंड हेटफुल एक्ट।
टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। टेररिज्म जो है उससे किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है। टेररिज्म जो है वो एक हमारा एक प्रिंसिपल है कि लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, इसका वायलेट करता है, यानी कि उसको खत्म करता है। टेररिज्म जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और डेलिबरेट वायलेंट एक्ट है। मतलब कि वो लोग प्लान करते हैं कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन से टाइप की एक्टिविटी करनी है, क्या क्या चीज़ें टेररिज्म के अंदर इंक्लूड होती है। तो याद रखना पड़ेगा कि सुसाइड अटैक्स, बॉम्ब को थ्रो करना, वेपन्स को हाइड करके यूज करना, किडनैपिंग करना, हाईजैकिंग करना किसी भी प्लेन का, सुसाइड अटैक्स करना, या तो नारकोटिक ड्रग का स्मगलिंग करना, ये सब कुछ टेररिज्म का ही पार्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। इसमें पूछा है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पिलर इंस्क्रिप्शन। तो पिलर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन किया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो उसमें एक जो फेमस पिलर इंस्क्रिप्शन है वो है अशोकाज पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोका प्रिपेयर्ड वेरियस इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स। They were polished so well that they get gleamed. They were carved in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो इंस्क्रिप्शन है पिलर के ऊपर वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। ये जो पिलर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं अंबाला, सारनाथ, मेरठ, इलाहाबाद, सांची, पटना एंड बोधगया। इन सब जगह पे पिलर इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है। ये जो पिलर्स है वो स्पेसिफिकली अशोक का द किंग ने बनाए थे और वो मौर्यन आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। 39 में पूछा है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा एज अ टाउन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। हड़प्पा जो है वो 4700 ईयर्स ओल्ड सिटी मानी जाती है, जो 1920 वाले ईयर में डिस्कवर हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सिटीज उस टाइम पे डिस्कवर हुई थी उसके बाद में, दैट इज लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालिंगबंगन। साथ साथ में इस सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पता ही कहा ही जाता है। वहां पे बहुत सारे पैलेसेस हुआ करते थे। वहां का जो रोड है वो भी बहुत फेमस हुआ करता था। वो जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के सराउंडिंग में जो है वो लोग रहते थे, वहां पे उन्होंने सिटीज बनाई थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी वो पार्ट बना रहा। हड़प्पन सिटी को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज वेस्ट पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा माना जाता है और वहां पे साइटाडेल भी है। साइटाडेल मतलब कि वहां पे बहुत बड़ा किला है, पैलेस है, छोटा है लेकिन वो हाइट पे है। दूसरा जो पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट है जो बहुत ही बड़ा है और उसको लोअर टाउन कहा जाता है। हमेशा जो साइटाडेल यानी कि जो पैलेस है वो हमेशा एक हाइट पे होता है और जो टाउन होता है वो लोअर एंड के ऊपर होता है। वहां पे बहुत सारी हम लोग ग्रीनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और असेंबली हॉल्स देखते हैं जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस में दिखाई देते हैं और बहुत ही वाइड रोड्स होते हैं वहां पे राइट एंगल पे। अब रामायण और महाभारत के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि रामायण जो है वो भगवान राम की स्टोरी है। महाभारत जो है वो कौरव और पांडव जो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, जो ब्रदर्स हुआ करते थे, उनके रिगार्डिंग है। ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग अपने नोटबुक में लिख के इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है। माउंटेन सॉइल क्या होती है? तो माउंटेन सॉइल जो है वो हमेशा वैलीज और स्लोपी रीजन्स जो हिमालयास के हैं, तो 2700 से 3000 मीटर की हाइट पे है, वहां पे दिखाई देती है। ये जो सॉइल होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है और उनकी लेयर्स जो है वो बहुत थिन होती है। ये जो सॉइल है वो आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाई जाती है। वहां पे हम लोग पाइन और चिड के जो ट्रीज हैं वो देख सकते हैं। फिर हमें 3 टर्म्स के बारे में लिखना है। पहला है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह फाइंड किए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड लाइट।
फिर एल्यूवियल सॉइल के बारे में लिखना है। ये एक ऐसी सॉइल है जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में देखने को मिलती है। ये हमारे इंडिया का टोटल 40% जितना एरिया कवर करती है। और फिर रेड सॉइल जो है वो रेड इसलिए होती है बिकॉज वहां पे आयरन प्रेजेंट होता है जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से निकलता है। अगर हम उसमें वाटर को ऐड कर दें तो ये जो सॉइल है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर पूछा है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे नए नए एक्ट्स बनाए, जैसे कि एक वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था 1972 के अंदर। वहां पे नेचुरल लाइफ और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने की बात की गई थी। इसके अलावा वेटलैंड रूल्स बनाए गए हैं 2010 के अंदर, जहाँ पे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। इसके अलावा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि वाटर के अंदर जितने भी प्लांट्स और फिशेस दिखाई देते हैं और एनिमल्स दिखाई देते हैं, वाटर एनिमल्स जिसको हम कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और साथ साथ में नेचुरल लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो लोग इलीगल तरीके से हंटिंग करते हैं उनके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर करने की भी बात की गई। अब व्हाट प्रिकॉशन शुड अ कंज्यूमर टेक व्हाइल परचेजिंग गुड्स। अगर हम कोई चीज़ों को परचेज करते हैं किसी भी शॉप से या ऑनलाइन, तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले हमें क्वालिटी चेक करनी है उस प्रोडक्ट की कि वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है। साथ साथ में हमें एमआरपी चेक करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। साथ साथ में सेलर से ये भी चीज़ जान लेनी चाहिए कि वो जो गुड्स है क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमें बिल मांग लेना चाहिए और वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, मतलब कि अगर ज़्यादा महंगा होगा और उसका कुछ हमको ज़्यादा यूज़ नहीं है तो भी वो प्रोडक्ट किसी भी हमारे लिए काम का नहीं होगा। कंज्यूमर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट यानी कि चीट किया जाता है, तो डिफेक्टिव गुड्स दे सकता है कोई पर्टिकुलर सेलर हमें, एडल्टरेटेड गुड्स यानी कि दूध में पानी मिला के दे देना, ठीक है, असली के साथ नकली चीजों को मिक्स कर देना, फॉल्स वेइंग स्केल यानी कि अगर कोई चीज 100 ग्राम की है तो वो वहां पे वेइंग स्केल पे 110 ग्राम दिखा के आपको बेच देगा, ठीक है, फॉल्टी मशीन्स वो लोग यूज करते हैं। सब स्टैंडर्ड गुड्स यानी कि अच्छे गुड्स जो मतलब कि ग्रेटेस्ट क्वालिटी के नहीं होते, उससे कम क्वालिटी वाले जो गुड्स है वो हमें दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर सेलर, या तो गलत एडवर्टाइजमेंट करके फॉल्स क्लेम करके जो है गुड्स बेचे जाते हैं और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, तो हेल्थ अगर इम्प्रूव करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, सेक्स रेशियो यानी कि जेंडर रेशियो और विमेन एम्पावरमेंट, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें से हमें कोई एक को एक्सप्लेन करना है, तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन करें तो वीमेन जो है वो हमारे कंट्री का 48% जितना पॉपुलेशन जो है ऑक्यूपाई करती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन हो गई। इसलिए वो हमारे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। उनका अगर हम एम्पावरमेंट करेंगे मतलब कि अगर हम उनको चांस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो वो वर्क करेगी हमारे कंट्री के लिए और वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी और हमारे सोसाइटी को भी वो इंडिपेंडेंट कर देगी। यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश होता है। नेक्स्ट पूछा है 47 के अंदर, राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से साइंस रिलेटेड चीजें की जाती थी वो हमें डिस्कस करनी है। पहले अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो हमें मेटल्स के फिगर्स देखने को मिले यानी कि स्कल्पचर्स देखने को मिले, ठीक है, और जिसमें एक फीमेल का था एक डांसिंग गर्ल का था जो हमें हरप्पन साइट्स पे से मिला ड्यूरिंग एक्सकावेशन। साथ साथ में नटराज जी की स्टैच्यू मिली जो चोला पीरियड के टाइम पे बनी थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई। केमिस्ट्री में बात करें तो आचार्य नागार्जुन जी ने जो है वो केमिस्ट्री को प्रैक्टिस किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी
जो है वहाँ पे अलग से एक स्कूल चलती थी केमिस्ट्री की। फिर अगर हम मेडिसिन और सर्जरी की बात करें तो महर्षि चरक हुआ करते थे, उन्होंने चरक संहिता लिखा जहाँ पे 2000 से ज्यादा हर्ब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के बारे में लिखा जहाँ पे उन्होंने वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स लिखी गई है एनिमल्स डिजीजेस, जैसे कि हस्ती आयुर्वेदा, जो एलिफेंट्स के अंदर कोई बीमारी होती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में है। और हॉर्सेस को अगर कोई बीमारी होती है तो शालीहोत्र नाम की बुक जो है वो उस टाइम पे लिखी गई थी। फिर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है वो आर्यभट्टा जी ने दिया था उस टाइम पे, और उन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी कि वो 3.14 यानी कि 22/7 होती है। फिर नागार्जुन जी ने केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में हमें लिखना है। तो उनको पायनियर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करना चाहिए हर्बल मेडिसिन के साथ, ऐसा लोगों को कहा था। उन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरी एश को हम कैसे यूज कर सकते हैं मेडिसिन के फॉर्म में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने रास रत्नाकर, जिसको ज्यूस रत्नाकर या तो आरोग्य मंजरी, ये बुक्स लिखी है। रस रत्नाकर में जो है वहां पे महारस, उपरस और 10 टाइप के पॉइजन्स और अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स और ऐश जो मिनरल से निकलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन था नागार्जुन जी का। अलग अलग टाइप की फार्मिंग के बारे में अब हमें नेक्स्ट पूछा है। एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर फार्मर जो है वो एक लैंड में जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो शिफ्ट कर देता है दूसरी लैंड में, तो उसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। साथ साथ में क्रॉप का रोटेशन भी यहाँ पे चलता है। फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात करना है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्रॉप्स के साथ साथ जो है वो लाइव स्टॉक को भी रेज करते हैं। फिर पेस्टोरलिज्म है, पेस्टोरिज्म यानी कि एनिमल्स का हर्डिंग। और इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब जहाँ पे लार्ज आउटपुट मिलना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में से, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो गवर्नमेंट अलग अलग कानून लेके आई। पहले कुछ रिफॉर्म्स लेके आई लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग। उन्होंने लैंड लॉर्डिज्म यानी कि जमींदारी सिस्टम जो थी वो बंद कर दी। फिर लैंड टेनेंसी एक्ट लेके आई जहाँ पे जो पर्टिकुलर टीलर है यानी कि कोई मजदूर किसी लैंड के ऊपर काम कर रहा है तो उसको भी ओनरशिप मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंड की। और लैंड सीलिंग एक्ट को उन्होंने हटा दिया। फिर उन्होंने क्रॉप सब्सिडी की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट लेके आई है, जहाँ पे क्रेडिट वो कार्ड का यूज करके क्रेडिट पे वो लोग जो है सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो कोई पर्टिकुलर फार्मर जो है वो खरीद सकता है यूजिंग किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। मान लो कभी ड्रॉट आ गया या ज़्यादा बारिश हो गई तो क्रॉप फेल हो सकता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। साथ साथ में जो प्रोडक्शन हो चुका है उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। गवर्नमेंट ने मार्केटिंग यार्ड्स बनाए जहाँ पे फार्मर्स जो है वो जाके अपना क्रॉप जो है वो बेच सकती है। वेयर हाउसेस है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये सारी हेल्प जो है गवर्नमेंट करती है टू एनी फार्मर। फिर वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में पूछा है। अगर मैं इसको शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई करने के लिए अदर कंट्रीज में जाते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में स्टूडेंट्स जाते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं।
तो लोगों का जब माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिकॉज ऑफ टू गेन बेटर एजुकेशनल नॉलेज, बेटर टेक्निकल नॉलेज, या तो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों को ज्यादा पैसा मिले, लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिले, तो इन सब चीजों को कहा जाता है वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो एक्चुअल में ह्यूमंस का माइग्रेशन होता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट या तो बिजनेस ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन, तो उसको वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाता है। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पुअर्स लिव इन रिच इंडिया। ठीक है, ये रिच इंडिया के अंदर पुअर लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रिच इंडिया क्यों कहा है? बिकॉज इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूज करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक हमारे पास उतनी एफिशिएंट ही अवेलेबल नहीं है। वो जो टेक्नोलॉजी उतनी एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को जो डेवलपमेंट करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो क्यों हुआ, क्यों पुअर्स लिव इन रिच इंडिया कहा जाता है? बिकॉज ब्रिटिशर्स जब आए थे हमारे कंट्री में तो उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी इंडस्ट्रीज और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और वो प्रॉस्पर्ड हो गए, मतलब कि उन्होंने हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज कर लिया, जिनसे वो लोग खुद ग्रो करते गए, उनके पास मनी आता गया, लेकिन इंडिया के लोग जो है वो पुअर होते गए। ठीक है, जो तो उस टाइम के जमींदार हुआ करते थे इंडिया के, उनको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। देयर इज अ स्मॉल रिच क्लास एंड लार्ज मेजोरिटी इज पुअर। अभी हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर जो रिच क्लास है वो बहुत कम अमाउंट में दिखाई देता है और मेजोरिटी में हमारे कंट्री के अंदर पुअर लोग दिखाई देते हैं। इवन टुडे अबाउट 30% ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि 30% जितने लोग जो है वो इंडिया के अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे किसी भी चाइल्ड को जो 6 या तो 6 से 14 ईयर्स की एज ग्रुप में आता है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। उनको कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको फ्री में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उनसे कोई फीस नहीं ली जाती इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन या तो एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, ना ही किसी भी बच्चे का या तो उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू कभी लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग मैप एरिया ऑफ माउंटेन सॉइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क करके दिखाया हुआ है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है तो वो यहाँ पे सिचुएटेड है। वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैडी तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद पूछा है कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, सॉरी पैडी का ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट बंगाल में, और ये 4th है कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो झारखंड में बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमारा इसका डिस्कशन फिनिश होता है। नेक्स्ट पेपर का हम डिस्कशन करेंगे कुछ दिनों के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।